गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने आज के करंट अफेयर्स के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने आर्ट्स एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज का टॉपिक है सूचकांक यानी कि इंडेक्स। ठीक है, तो चलिए सूचकांक देखते हैं। पहला टॉपिक है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो रोजगार से रिलेटेड रिपोर्ट सूचकांक आई है। इससे पता चलेगा कि भारत में रोजगार का क्या हाल है। तो देखिए इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई रिपोर्ट कोई इंडेक्स कुछ भी जारी किया जाता है तो आपको सबसे पहला चीज़ तो ये जानना है कि वो जारी कौन करता है। ठीक है, अगर वहाँ से, क्योंकि अक्सर सवाल वहाँ से बनते हैं, तो सबसे पहला आप याद रखेंगे कि भारत रोजगार रिपोर्ट जो है वो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और साथ में यहाँ पर दिया गया मानव विकास संस्थान, इन दोनों के द्वारा ये जारी किया गया भारत में। ठीक है, तो मार्च 2024 में मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये रिपोर्ट, ये दोनों यहाँ पर जारी किया। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2004-05 तथा 21-22 के बीच राज्यों के अनुसार रोजगार स्थिति सूचकांक में सुधार हुआ है। ठीक है, तो ये एक कंपेरेबल, मतलब एक कंपेयर किया गया इतना से इतना, इसमें 2004-05 तथा 21-22 के बीच बताया जा रहा है कि रोजगार स्थिति सूचकांक में जो है वो सुधार हुआ है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ जो अभी भी निचले स्थान पर है, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी। तो आप देख रहे हैं कि लगभग जो बीमारू राज्य है वो यहाँ पर, ऐसे राज्य जो है इस अवधि में सबसे निचले स्थान पर रहे हैं। इस अवधि की बात हो रही है, ठीक है, यानी 2024 की। ठीक है, जबकि कुछ राज्य जो अन्य राज्य है जैसे कि दिल्ली, हिमाचल, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात, ये सब क्या है, शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह सूचकांक किस आधार पर, तो देखिए 7 श्रम बाजार परिणाम संकेतकों पर आधारित है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें 7 संकेत दिए गए हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर क्या किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। तो ये, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट कोई भी इंडेक्स कुछ भी जारी करे तो एक आधार होता है, एक बेस होता है, उसके आधार पर तैयार किया जाता है। तो इसमें आपको 7 आधार ध्यान में रखने हैं, 7 के सातों। क्यों? क्योंकि यहाँ से सवाल बनेंगे और आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा है। एक है नियमित औपचारिक कार्य में नियोजित श्रमिकों का प्रतिशत। ठीक है, दूसरा आकस्मिक मजदूरों का प्रतिशत। तीसरा गरीबी रेखा से नीचे स्वरोजगार श्रमिकों का प्रतिशत। चौथा कार्य भागीदारी दर, फिर आकस्मिक मजदूरों की औसत मासिक कमाई, उसके बाद माध्यमिक और उच्च शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर, और रोजगार और शिक्षा या प्रशिक्षण से बाहर युवा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आप पूरा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप देखिए पूरा रटने की जगह क्या करेंगे, आप हर किसी का की पॉइंट निकालते चलेंगे कि इसमें ये क्या बता रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर जो बातें दी गई थी अब उसके आधार पर आगे बताया जा रहा है कि जैसे रोजगार गुणवत्ता। ठीक है, तो बताया जा रहा है रोजगार गुणवत्ता की बात की जा रही है, जो क्वालिटी की बात की जा रही है, तो लगभग 82% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है, और कम से कम लगभग 90% यानी 90% अनौपचारिक रूप से कार्यरत है। ठीक है, और स्वरोजगार व अवैतनिक परिवार कार्य में विशेषकर महिलाओं की वृद्धि हुई है, तो ये बताया जा रहा है। ठीक है, बस एक ध्यान रखेंगे। और इसमें महिलाओं की भागीदारी जो है वो बताया जा रहा है कि महिला की भागीदारी जो है वो दुनिया में सबसे कम है, बताया जा रहा है। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर, ठीक है, ये जो है दुनिया में सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है संरचनात्मक परिवर्तन कितना, तो कुल रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 60% से गिरकर 2019 में लगभग 42% हो गई। माफ करिएगा। ठीक है, एक मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है
यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कुल रोजगार था उसमें से जो कुल रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी जितनी थी, तो वर्ष 2000 की बात की जा रही है, तो उसमें 60% थी, जो गिर कर यानी कि 2000 से लेकर 19 तक 19 सालों में ये गिर गई हिस्सेदारी, जो गिर कर आ गई 42 यानी कि 42%। ठीक है, और यह बदलाव बड़े पैमाने पर निर्माण और सेवाओं द्वारा अवशोषित किया गया था। कुल रोजगार में हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 23% से बढ़कर 2019 में 32% हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बताया जा रहा है युवा रोजगार। तो युवा रोजगार में वृद्धि हुई है, जैसे कि हमने देखा महिलाओं की भागीदारी हमने देखा क्या हुआ है, दुनिया में सबसे कम है यहाँ पर, और युवा रोजगार जो है उसकी यहाँ पर अभी वृद्धि हुई है, लेकिन काम की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो किस पे लगा हुआ है, गुणवत्ता पे यानी कि क्वालिटी पे। ठीक है, खासकर योग्य युवा श्रमिकों के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब गुणवत्ता की बात हो रही है तो योग्य युवा की ही यहाँ श्रमिक की चर्चा होगी। ठीक है, तो जो योग्य युवा है उनके इसलिए ये एक चिंता जताया जा रहा है कि काम जो है युवा के रोजगार में तो वृद्धि हुई है, लेकिन काम की जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या है, चिंता के विषय बनी है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी आप देख लीजिए 82.9% थी। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, नीति आयोग के ABP की पहली डेल्टा रेटिंग। ठीक है, तो देखिए ABP, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ABP समझेंगे कि ABP है क्या, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके तहत क्या होता है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में क्या होता है कि जो अनडेवलप्ड ब्लॉक होते हैं उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ये कार्य किया जाता है। तो नीति आयोग ने क्या किया, जारी किया, तो नीति आयोग के ABP की पहली डेल्टा रेटिंग रैंकिंग यहाँ पर आई है, तो वो रैंकिंग में बताया जाएगा कि कौन कहाँ पर है। ठीक है, तो 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी कि ABP, इसकी पहली डेल्टा रेटिंग रैंकिंग जो है वो जारी हुई है। तो उस रैंकिंग में जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत में बिहार के सिवान जिला के अंदर ब्लॉक को शीर्ष स्थान मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। तो याद रखेंगे कौन सा, जोन 6 की बात की है, जोन 6 में पूर्वी भारत में बिहार के सिवान जिले के अंदर इसको पहला स्थान मिला। ठीक है, मुख्य बिंदु कुछ देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के आसिफाबाद के तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक को पहला। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ब्लॉक का नाम है, तो इस ब्लॉक को कहाँ का, तो तेलंगाना के आसिफाबाद के तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक को पहला, और यूपी के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। तो ये ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग जो जारी हुई है उसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो पहला आप याद रखेंगे, तेलंगाना के आसिफाबाद के नाम दोबारा लिखेंगे, बोलेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएगी। मैं फिर बता दे रही हूँ, तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक पहला, और दूसरा यूपी का कौशाम्बी। तो ये आपके लिए टफ नहीं है, ये आपको ध्यान रहेगा। कौशाम्बी जिला ही भी है, और कौशाम्बी जिले के अंदर कौशाम्बी ब्लॉक को क्या हुआ है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है कि जो ब्लॉक हमने देखा, उल्लेखनीय ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से 6 जोनों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक जोन में 2 ब्लॉकों को रैंकिंग दी गई है। ठीक है, तो देखिए दो यहाँ पर जोन कौन कौन से, जोन 1 में जिसमें पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ द्वीप भी शामिल है, में पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः अमरी ब्लॉक, पश्चिम करबी आंगलोंग असम को मिला है, और नगोपा ब्लॉक यानी कि सैतवल मिजोरम रहे। ठीक है, ये पूरा जोन है, जोन 1 की बात की जा रही है, इसमें पहला रैंक ये मिला। तो ये इसको आप देखिए याद कैसे करिए, ऐसे रटना बहुत मुश्किल होगा, अलग अलग आपको नाम मिलेंगे, तो आप एक अलग अलग कॉलम बना लेंगे। ठीक है, कि इसमें ये है, इसमें है, तब आपको चीज़ें याद होंगी। ठीक है, जोन 2 में देख लेते हैं। जोन 2 में बताया जा रहा है कि सब में अलग अलग क्राइटेरिया। ठीक है, जिसमें उत्तर भारतीय राज्य शामिल हैं। ठीक है, तो जोन 2 में क्या है, उत्तर भारतीय राज्य शामिल है, उसमें यूपी के बस्ती जिले के हरिया ब्लॉक ने, ठीक है, हरिया ब्लॉक ने पहला, तो पहला ब्लॉक हरिया ब्लॉक, और गाजीपुर जिले के विरनो ब्लॉक ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो देखिए आप अलग अलग जोन बनाकर, कॉलम मैंने बोला कॉलम बनाकर आप लिख लेंगे। ठीक है,
बताया जा रहा फिर दक्षिणी राज्यों वाले जोन 3 में, ठीक है, इसमें हमने उत्तर पढ़ा, यहाँ पर दक्षिण राज्य देखेंगे तो इसमें जोन 3 में मस्की ब्लॉक, रायचूर कर्नाटक, ठीक है, और नारनूर यानी कि आदिलाबाद तेलंगाना को शीर्ष रैंकर घोषित किया गया, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पर शीर्ष रैंक घोषित किया गया। और पश्चिमी भारतीय राज्यों में, अब उत्तर हो गया, आपने दक्षिण देख लिया, अब इधर देखते हैं, पश्चिमी भारतीय राज्यों में जोन 4 शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सिरोंचा और अहेरी ब्लॉक विजेता बनकर उभरे, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 5 में देख लेते हैं, इसके तहत मध्य भारत में मध्य प्रदेश के धार जिले का तिरला ब्लॉक और बड़वानी जिले का पाट ब्लॉक विजेता रहे। तो देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप इसको लिख लेंगे, क्योंकि ऐसे याद करना मुश्किल है, ऐसे क्या होगा फिर रट्टाफिकेशन में आप फंस जाएंगे। तो 5 बार 10 बार लिखेंगे, चीज़ें याद हो जाएगी, उससे क्या होगा आप 2 बार लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। जोन 6 में देख लीजिए शामिल पूर्वी भारत में बिहार के सिवान जिले का आंदर और झारखंड में दुमका में रामगढ़ शीर्ष स्थान पर रहे, ठीक है। तो ये पूरा टोटल जोन 6 जोन है और 6 जोनों की पूरी तरह से यहाँ पर इसको कैटेगराइज करके बताया गया, ठीक है। और बताया जा रहा है कि सभी श्रेणियों में विजेताओं को शीर्ष रैंक के लिए 1.5 करोड़ रुपए और दूसरे रैंक के लिए 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो ये पुरस्कार राशि है जो बताया जा रहा है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि ब्लॉकों की रैंकिंग की गणना जो है वो ब्लॉक के किस आधार पर, तो प्रदर्शन और जून 2023 के महीने में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों यानी कि KPI में प्राप्त प्रगति के आधार पर की गई, ठीक है। तो ये इसका आधार है, यानी कि इसका क्या है, बेस है, ठीक है, इस आधार पर ये बताएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को 22वां स्थान, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार को 22वां स्थान, 22वां रैंक मिला है किस में, तो एक्सपोर्ट इंडेक्स में, एक मिनट, इसमें एक्सपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या है। 30 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का देश में ओवरऑल रैंक कितना है, तो 22 है, ठीक है। चलिए इसको चेंज कर देती हूँ, मैं काफ़ी जगह ले रहा है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद बताया जा रहा है कि इंडेक्स के अनुसार राज्य में सबसे अधिक निर्यात जो है वो बेगूसराय ज़िले से हो रहा है और बिहार धीरे धीरे निर्यात के हर पैमाने पर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और अभी देश के कुल निर्यात में बिहार का मात्र 0.52% ही भागीदारी है, जिसमें 2025 तक इसको बढ़ाकर 10% तक करने की योजना है। तो ये एक टारगेट रखा गया है, ठीक है, कि निर्यात में बिहार का भी यहाँ पे बिहार भी बड़ा हिस्से में भागीदार बने, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि राज्य एक्सपोर्ट इंडेक्स के अन्य पैमाने पर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यानी कि बिहार राज्य की बात हो रही है। और बिजनेस इकोसिस्टम में 27वां, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, इकोसिस्टम में 27वां, और निर्यात नीति के मामले में 13वां, निर्यात इकोसिस्टम में 25वां, निर्यात परफॉर्मेंस में 29वां और लैंडलॉक स्टेट से होने वाले निर्यात में बिहार का 9वां स्थान है, ठीक है। लैंडलॉक स्टेट समझते होंगे आप लोग, जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो, ठीक है। चलिए तो ये कुछ रैंकिंग दिए गए, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें देखना है चर्चित व्यक्तित्व, ठीक है। तो हमने इंडेक्स यानी कि सूचकांक को पूरा कवर अप कर लिया। अब चर्चित व्यक्तित्व में देखते हैं कौन है पहले। हाँ, सुशील कुमार मोदी। तो सुशील कुमार मोदी जी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो इनके बारे में सभी जानते हैं कि ये एक वरिष्ठ राजनेता और बिहार के क्या पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, जिनकी 72 वर्ष में क्या हो गए, निधन हो गई, कैंसर से वो पीड़ित थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये आप ध्यान रखेंगे, सुशील कुमार मोदी, ठीक है। बताया जा रहा है कि 5 से लेकर 13 वर्ष 2005 से लेकर 13
और 2017 से लेकर 20 तक बिहार के वो क्या थे, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के वित्त मंत्री भी रहे। तो इनका एक बैकग्राउंड यहाँ पर बताया जा रहा है। और साथ ही भारत में उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि किसी पार्टी के भीतर सहयोगियों या गुटों को खुश करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में बिहार दिवस पर प्रमुख भारतीय अमेरिकियों को सम्मानित किया गया। तो देखिए हम जब बिहार दिवस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने जिक्र किया था, वहाँ पर पॉइंट भी दिया गया था कि बिहार दिवस बिहार के अलावा और भी कई जगह पर मनाए जाते हैं, जहाँ पर विदेश भी बहुत सारे शामिल थे। तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क में क्या हुआ, न्यूयॉर्क में बिहार दिवस पर जो प्रमुख भारतीय अमेरिकी थे उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 2024 यानी मार्च 2024 में बिहार से आने वाले भारतीय अमेरिकी प्रवासी के 4 प्रमुख सदस्यों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए बिहार दिवस यानी कि 22 मार्च, ये सबको पता होना चाहिए, के अवसर पर सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4 प्रमुख सदस्यों को। ठीक है, इसमें होल्टिक इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ डॉक्टर क्रिस सिंह, ठीक है, ये एक नाम। विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी अमित चौधरी, दूसरा नाम। ठीक है, उसके बाद प्राण मेडिकल ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर दिनेश रंजन और न्यूट्रीवेट फार्म केयर के निदेशक अभिनव अतुल शामिल थे। तो देखिए 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, डॉक्टर क्रिस सिंह, कुछ भी एक आध नाम आगे पीछे ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर अमित चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन और अभिनव अतुल, तो ये 4 नाम इनको सम्मानित किया गया बिहार दिवस में। कहाँ पर, तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, बताया जा रहा है कि बिहार फाउंडेशन यूएसए, ईस्ट कोस्ट चैप्टर और बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की साझेदारी में न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्हें बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ठीक है, तो ये भी काफ़ी गौरव की बात है। ठीक है, और इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ साथ नीतीश कुमार के संदेश भी शामिल थे, और इसमें बिहार और क्षेत्र के कई प्रवासी सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, तो खैर जो इम्पोर्टेंट पिछला पार्ट था वो हमने देखा, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नाम है कर्पूरी ठाकुर, सभी जानते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप ये कर लेंगे। ठीक है, जनवरी, ठीक है, आप लिख लेंगे जनवरी 2024। और जनवरी 2024 में भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि कर्पूरी ठाकुर जो थे, चलिए आप यहाँ लिख लेंगे समाजवादी नेता। ठीक है, समाजवादी। तो उन्होंने घोषणा की, किसने, हमारे राष्ट्रपति ने, 2024 की बात है जनवरी की, कि समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और इस वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती के उपलक्ष्य में बिहार के 3 दिवसीय समारोह आयोजित किए गए। ठीक है, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है, और बताया जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, पूछेगा तो याद रखेंगे कर्पूरी ठाकुर। और एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे, सभी जानते हैं, और ये उनका कार्यकाल, उनका बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि 70-71 में, फिर 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि समाज को एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के उनके मिशन को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। चलिए भारत रत्न के बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले कि बहुत सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और ये क्यों दिया जाता है, तो कोई भी ऐसा नागरिक जो अब किसी भी क्षेत्र में असाधारण कोई प्रदर्शन कर रहा है, बहुत ही हाई लेवल का कुछ ऐसा प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में इनको भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, उच्चतम प्रदर्शन के सम्मान में प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इनकी घोषणा पद्म पुरस्कार से अलग स्तर पर की जाती है, और भारत रत्न की सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है। ठीक है, तो ये सिफारिश कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, जो फिर राष्ट्रपति को ये दिया जाता है। ठीक है,
चलें नेक्स्ट नाम देख लेते हैं हम लोग, अभय कुमार। ठीक है, अभय कुमार के बारे में क्या दिया है, इन्होंने कोई रिकॉर्ड तोड़ा है तो ये देखते हैं। अभय कुमार बिहार के वैशाली जिले में देसरी प्रखंड के गाजीपुर निवासी अभय कुमार ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए तीसरी बार अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। ठीक है, तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तीसरी बार तोड़ा, और किस चीज़ में, तो जो कैलेंडर होता है ना, तो उस जो कंप्यूटरीकृत कैलेंडर है तो उनको उसको रैंडमाइज कर दिया गया और उसी को उन्होंने फटाफट जवाब दिया। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने कंप्यूटर द्वारा रैंडमाइज किए हुए 10,000 वर्ष के 19 कैलेंडर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 10,000 वर्ष के 19 कैलेंडर तिथियों का जवाब 1 मिनट में देकर अपने द्वारा ही बनाए गए 1 मिनट में 10,000 वर्षों के 16 कैलेंडर तिथियों के जवाब देने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो पिछला रिकॉर्ड था 1 मिनट में 16 कैलेंडर तिथि का जवाब दिया, और इस बार जो रिकॉर्ड टूटा खुद का रिकॉर्ड 1 मिनट में 19 कैलेंडर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बताया जा रहा है कि इससे पहले भी अभय कुमार ने विभिन्न, देखिए 91 देशों के पासपोर्ट को 1 मिनट में पहचान कर रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो कितने सारे इनके नाम रिकॉर्ड है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि अब है छात्रों के मेमोरी पावर। तो देखिए ये इनका मेमोरी पावर, इनकी जो शार्पनेस है ब्रेन का, ये वहाँ पर ये दिखाता है। तो बताया जा रहा है कि इन छात्रों के मेमोरी पावर यानी कि स्मृति सुधार को बढ़ाने तथा विषयों के तथ्यों को कम समय पर याद करने एवं ज़्यादा समय तक याद रख पाने के लिए विशेष तकनीकों को ऐप एस्पिरेंट जेट और aspirantjet.com वेबसाइट के माध्यम से कक्षा 5 से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नाम आप देखिए रेशमा प्रसाद। ठीक है, रेशमा प्रसाद मैंने इस करंट अफेयर्स के दौरान आपको पढ़ाया था। ठीक है, जो एक ट्रांसजेंडर है और पटना विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट के एक सदस्य यहाँ पर ये मनोनीत हुए। ठीक है, रेशमा प्रसाद। तो बताया जा रहा है कि दिसंबर 2023 में बिहार के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य मनोनीत किया। तो अगर आपने पिछला करंट पढ़ा है तो आप इसको रिकॉल कर पा रहे होंगे। ठीक है, और इसके साथ ही रेशमा प्रसाद देश के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। तो देखिए जब भी कोई चीज़ आप पढ़े ना, कोई भी रिकॉर्ड या कुछ भी ऐसा चीज़ जो पहला हो रहा है, तो समझ जाइए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो भी पहला है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नाम है ज्योति सिन्हा। ठीक है, तो देखिए इनका क्या है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में बिहार के मुजफ्फरपुर की ज्योति सिन्हा को श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्र पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। तो याद रखेंगे आपका की पॉइंट है श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया, किसको, तो ज्योति सिन्हा को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नाम है युसरा फातिमा। बताया जा रहा है कि बिहार के सिवान जिले की युसरा फातिमा सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली पहली किशोरी बनी है। ठीक है, जिसके लिए उनका नाम जो है इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज किया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें इनका नाम दर्ज किया गया है, इनका युसरा फातिमा। ठीक है, सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली पहली किशोरी बनी। ठीक है, देखिए दिया गया है कि सिवान जिला के बरहड़िया प्रखंड अंतर्गत तेथली गांव की युसरा फातिमा ने मात्र 15 साल 6 महीने की उम्र में 4 काव्य लिखकर यह उपलब्धि हासिल की। तो इसी उम्र में इन्होंने देखे 4 काव्य लिख डाले। ठीक है, तो ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की, और इस रिकॉर्ड के साथ वह किशोर अवस्था में सर्वाधिक हिंदी काव्य, ठीक है, सर्वाधिक हिंदी काव्य पुस्तिका लिखने वाली भारत की पहली लड़की बनी है। और युसरा 8 वर्ष की उम्र में कविताएं लिख रही है। तो ठीक है, 8 साल की जब वो थी तो तभी से वो कविताएं लिख रही है, और 12 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने काव्य पुस्तक ही लिख डाली। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ 8 साल का बच्चा बहुत ही मतलब अबोध होता है इन सब चीज़ों से, उनको कुछ पता भी नहीं होता, वहाँ पर इन्होंने इतनी कविताएं लिख डाली, और 12 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने काव्य पुस्तक लिख डाली। ठीक है, और बताया जा रहा है कि युसरा ने 4 काव्य किताबें लिखी, अभी हमने पढ़ा, जिसमें जज्बा, मेरे हिस्से की जज्बा, फिर मेरे हिस्से की कोशिश,
शाम और तन्हाई, और चौथा बेरुखी काव्य संग्रह शामिल है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, तो आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपको ऐसे उठा के पूछ दे कि ये पुस्तक किसने लिखा, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है स्वर्गीय राम बहादुर सिंह और स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी। तो इनका दिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा जिले के पचगछिया ग्राम के भगवती प्रांगण में कोसी का गांधी स्वायत्तवीर स्वर्गीय राम बहादुर सिंह और उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पर इनके लिए राम बहादुर सिंह और पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी, इनके लिए बहुत ही बड़ा प्रतिमा यहाँ पर बनाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए राम बहादुर बाबू ने 1920 में सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर कोसी सेवक दल का गठन किया और कोसी क्षेत्र में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया तथा खादी ग्राम उद्योग की शुरुआत की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कोसी सेवक दल का गठन किसने किया था, क्योंकि ये नाम अभी हाईलाइटेड है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सवाल हमेशा सिंपली ऐसे आ जाए। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दी गई। चलिए आगे देखते हैं। और बताया जा रहा है इनका योगदान कि जब 1934 में 1934 में जब बिहार में भूकंप आया था और गांधी जी भूकंप पीड़ितों से मिलने मुंगेर पहुंचे थे, तो पचगछिया ग्राम भी आकर राम बहादुर बाबू से मिले थे, क्योंकि इनका घर भी भूकंप में क्या हो गया था, ध्वस्त हो गया था। तो और ऐसी स्थिति में राम बहादुर बाबू की धर्मपत्नी कुंती देवी ने अपना धन बापू के समक्ष दान में दे दिया था ताकि पीड़ितों की मदद की जा सके। तो देखिए, जिनका खुद का घर ध्वस्त हो गया वो भी यहाँ पर दान कर रहे हैं पीड़ितों की सहायता के लिए। और अभी का समय कुछ ऐसा हो गया है कि आपने देखा भी होगा न्यूज़ में भी कई बार कि ऐसा सिचुएशन होता है तो लोग एक दूसरे को लूटने में लग जाते हैं। इवन कई ऐसे लोग हैं जो सहायता के लिए भी सामने आते हैं, लेकिन इसके आड़ में बहुत लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, लूट भी लेते हैं। तो खैर, और बताया जा रहा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी राम बहादुर बाबू ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इनके पुत्र जो थे पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी ने भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। पद्मानंद सिंह का जन्म 1921 में और मृत्यु 2016 में हुई थी। तो ये कुछ चर्चित हस्ती थे जिनको हमने पढ़ा, कुछ व्यक्तित्व थे, कुछ और बाकी है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।